Namaskar. My name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of the Indian Constitution Development. Well, in today's session, I'll be discussing on a very important topic, which is why did Indian Council Act 1909 came in India? You know, what were the reasons? I would say that what were those factors which led to Indian Council Act 1909? ऐसे कौन से प्रमुख कारण थे, कुछ रीजंस थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को अगेन एक नए एक्ट के साथ आना पड़ा, जिसको हम 1909 का भारतीय अधिनियम परिषद भी कहते हैं। वैसे मैं आपको इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। काफी कुछ चर्चा करी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, एंड आई हैड एक्सप्लेन द कोर एस्पेक्ट्स एज फार एज द 1909 act is concerned. And today's discussion, I'll be especially discussing the major causes, reasons, I would say that, which led to 1909, yeah, Indian Council Act 1909. वेल, प्रमुख कारणों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही चर्चा कर ली थी कि जैसे फॉर एग्जांपल वो प्रोविंशियल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रादर आई वुड से बढ़ाना चाह रहे थे, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाह रहे थे। प्लस उनको कहीं ना कहीं ये लगा था कि इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपरली, आई वुड से दैट देयर आर स्टिल सम लूप होल्स, तो उसको भी वो उस पर भी वो दे वर वर्किंग ऑन दैट कि वो लूप होल्स को जल्दी से समझा जाए, कुछ ऐसी कमियां खामियां रह गई हैं उनको कवर अप किया जाए, ताकि फिर से 1857 जैसे स्वतंत्रता संग्राम की सिचुएशन क्रिएट ना हो। यू नो और फिर एक चीज मैंने आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताई थी कि आई वुड से दैट 1885 में जो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आगे चलकर वो जब बंगाल विभाजन हुआ तो जो कांग्रेस है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गई, नरम दल और गरम दल, यानी कि आई वुड से दैट मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो जहां तक जो गरम दल के नेता हैं बहुत ज्यादा उग्र हो गए थे, विरोध कर रहे थे, तो उसको भी दमन करने के लिए, उसको उस पर अंकुश लगाने के लिए भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे इंडियन नेशनल काउंसिल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। और सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो 1892 का जो एक्ट आया था, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का था, उसके प्रति या उस अधिनियम के प्रति बहुत अ, असंतोष भी था समाज के अंतर्गत, लोगों के बीच में, तो उस पर भी वो वर्क करना चाहते थे, उसको भी वो रेक्टिफाई करना चाहते थे। और साथ में जो मुस्लिम सांप्रदायिकता था उसका थोड़ा सा आई वुड से उस सेंस में कि उसके लिए अलग से जो है एक आई वुड से दैट निर्वाचन मंडल की स्थापना करी गई। और जो एक हवा थी बेसिकली, जो लहर दौड़ रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिश को हमेशा से कुछ ना कुछ लगता था कि जो इंडियंस है या भारतीय जनता है, उनके दिमाग में या उनके जहन में अभी भी ये चीज चल रही है कि जो ब्रिटिश है वो उनके साथ नहीं है, उनको साथ लेकर नहीं चल रही है। और उन या मैं कहूँ उनकी भागीदारी नहीं है, तो इस स्तर पर भी उन्होंने काम करना चाहा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे मेजरेबल स्टेप्स स्टेप्स लिए। हालांकि वो बात अलग है कि वो कुल मिलाकर यहाँ पर उनकी मंशा वही थी, राज करने की, रूल करने की। और इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने जो है प्रांतीय यानी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंतर्गत भारतीय रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाई। और हालांकि दिस वाज ऑल अबाउट इन नटसेल इन ब्रीफ एज फार एज द मेजर कॉजेस ऑफ आई वुड से दैट 1909 एक्ट इज कंसर्न, या इन अदर वर्ड इट कैन बी आस्क्ड यू कि व्हाई डिड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या व्हाई डिड आई वुड से दैट मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो एक्ट 1909 came in India. So we'll discuss about that and we'll go through all the headings one by one. So please allow me to start today's session. And same way, I would say that please pay attention to my words, to those contents which are being shared by me. And if you think that there is something important and which you need to make, I would say that which you need to keep in your mind, you can do that. You can make notes of those contents which might be helpful as far as examinations are concerned. Or प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। I'll go, the first one is जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट वाज ऑल अबाउट द यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट।
So we have already gone through the introduction in our previous part. In second part, especially we are discussing the, I would say that the major, I would say, factors, yeah, those reasons which led to Indian Council Act 1909. So I'll move ahead. I'll proceed, and I'll explain the first one heading, which is basically talks about the political pressure. So many major headings. Then we have also got sub headings. So please pay attention towards these headings. It will make the concept clear for you, and you will be in position to answer the question better way. And if anyone asks you कि what were the reason, देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, जैसे कि कभी भी कोई एक्ट की हम बात करते हैं, किसी भी हम मूवमेंट की बात करते हैं, तो कुछ हमें रीजंस पता होना चाहिए कि क्यों हुआ. What are the factors or I would say reasons which led to particular movement or particular act. उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि what are the major characteristics, then we talk about the consequences or outcomes. These are the three categories which talks about any movement or any act. So इस पैटर्न को प्लीज भूलिएगा मत. और अगेन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आई वुड से दैट इफ यू टॉक अबाउट दीज एक्ट्स, वेरियस एक्ट्स आर देयर इन योर कोर्स इन आवर सिलेबस. तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप प्रेजेंटली इफ यू आर डिस्कसिंग 1909 इन काउंसिल एक्ट, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1892 का एक्ट क्या था. इफ आई टॉक अबाउट द 1892 एक्ट, यू शुड नो कि जो 1861 में एक्ट आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, वो क्या था. और इंडियन 61 की अगर मैं बात करूँ एक्ट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 क्या था. और अगर मैं बात करूँ इंडियन 58 एक्ट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन 57 का रिवोल्ट क्या था. और उससे पहले फिर आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी यहाँ पे, जिसका एग्जिस्टेंस था, जो रूल कर रही थी भारत के अंदर, जो मीडिएटर थी ब्रिटिश क्राउन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका फंक्शंस क्या था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी मैंने फिर कहा कि एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है, या एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के बीच में बहुत कनेक्शन है. तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और धीरे धीरे इसको रटने की कोशिश ना करते हुए आप कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेगा. सो first one is political pressure. So, as far as political pressure is concerned, the first subheading is growing demands for representation. तो इसमें क्या था, कुछ राजनीतिक पहलू से ब्रिटिश सरकार ने सोचा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, इट इज मेंशन ओवर हियर. जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. Indian political leaders and organizations, particularly the Indian National Congress, were increasingly demanding more significant representation and participation in the legislative process. The short reforms, they would grant Indians a greater voice in governance. तो फिर वो चीज कहूंगा कि बहुत देखिए, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा. चीजें कभी कभी में वी हैव टू गो बैक. अगर मैं बात करूं ये वाली जो पर्टिकुलर हेडिंग है, इसमें क्या चीज, ये आपको कुछ लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, कि जो 1857 के एक्ट के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो ब्रिटिश सरकार को भुगतने पड़े, जो फेस करने पड़े, यू नो स्वतंत्रता संग्राम पहला जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ तक हिला दी. तो सीधी सी बात है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, वो सुधार लेकर आए. और चीज वही थी कि ये जो रिवोल्ट था, केवल इसलिए था क्योंकि भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि ब्रिटिश उनके साथ नहीं है, उनको एक साथ लेकर चल नहीं रही है. ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है. और जो बात करें लोकल परिषद लेवल पर, या इंडियन सॉरी स्टेट काउंसिल की बात करें, या फिर हम बात करें प्रोविंशियल काउंसिल या सेंट्रल काउंसिल के अंतर्गत, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं है. और प्लस जो अच्छी पोस्टें हैं उसमें भी उनकी केवल आपके लिए जो नीचे तबके की पोस्टें होती थी, वो हायर किया करते थे इंडियंस को. बाकी व्हाइट कॉलर जो जॉब थी, वो भी ब्रिटिश ने उनके लिए रखी. फिर वो लेकर आए, जिसमें उन्हें सिविल सर्विसेज परीक्षा की शुरुआत भी करी थी, एग्जाम की. उसमें इंडियन को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ भाई, वो अच्छी पोस्ट पर यू नो हार किए जा सके. तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि उस सिचुएशन से बचने के लिए, कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना भुगतनी पड़े, पॉलिटिकल प्रेशर के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक रूप से प्रोविजंस हैं, इसमें कुछ परिवर्तन लेकर आए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो प्रोविंशियल और नेशनल या सेंट्रल जो आई वुड से काउंसिल था, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की अंतर्गत जो इंडियंस की या भारतीयों की जो भागीदारी थी, जो पार्टिसिपेशन था, उसको उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उनकी संख्या बढ़ाई. ठीक है. तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, particularly the Indian National Congress, were increasingly demand more significant presentation and participation in the legislative process. जैसे कि भारतीय डिमांड कर रहे थे कि जो
प्रांतीय स्तर पर जो सेंट्रल लेवल पर जो विधान परिषद है उनमें भारतीयों की भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है, उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती है, ठीक है, उनको भी ब्रिटिश सरकार में अपनी बातें रखने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है, ये सब चीजें चल रही थी। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हमने यही देखा कि इफ आई टॉक अबाउट द मेजर कॉजेस, या कह लीजिएगा व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इन इंडिया 909 सॉरी 1909, तो दिस इज द मेजर factor which led to Indian Council Act 1909। ओके, और अगर इस चीज को थोड़ा विस्तृत रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सैक्ट फिगर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, आप इस चीज को प्लीज नोट भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, या फिर प्रोविंशियल सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो मैं विधान परिषदों की बात करूं, उसमें थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, पहली बात तो इनके आकार में वृद्धि करेगी। सो ओके, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज्ड इन साइज। और थोड़ा सा अगर फिगर शेयर करना चाहे, मैं बताना चाहूंगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय विधान परिषद की बात करूं, तो 69 मेंबर्स तक, यानी कि 69 सदस्यों तक किसकी बात मैंने करी, केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, और इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, जो अपने बंगाल और मद्रास और बॉम्बे, और जो संयुक्त प्रांत की विधान परिषद, उसमें जो संख्या रखेगी वो 50 सदस्य प्रत्येक ईच, यानी कि आई वुड से दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस 50 members each। Okay, now if I talk about the Punjab, Burma or Assam, so legislative councils of Punjab, Burma and Assam, so I would say over here, if I would give figure, that is 30 members each। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम 30 मेंबर्स ईच। तो वैसे एग्जाम में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये हेडिंग ही पर्याप्त है, केवल आपको इतना लिखना है कि उन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की में कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया, उसमें वृद्धि की, उसमें मेंबर्स को बढ़ाया, उसको आई वुड से दैट इंक्रीज्ड, इट हैज बीन इंक्रीज्ड इन साइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, इतना ही आपको लिखना है। नाउ आई वुड गो टू द मॉडरेट एंड एक्सट्रीम्स। यहाँ तक मैं बात करूँ मॉडरेट्स और एक्सट्रीम की, बच्चों सीधी सी बात जानते हैं, आपको मैंने अभी बताया भी था कि हुआ क्या, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो कुछ समय बाद जो कांग्रेस थी, जो 1855 में फॉर्म हुई थी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एओ ही ने इसकी स्थापना की थी, भूलिएगा मत। तो इसमें क्या था, ये आगे जाके दो विचारों में मतभेद हुआ है, जो भी रीजंस हुआ, बेसिकली सीधी सी बात है, कुछ लोग तो ब्रिटिश सरकार का फेवर करते थे और कुछ उनके विरोधी थे। वो चाहते थे कि हमारे अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं, तो हम उनका फेवर क्यों करें। तो इस विचारधारा के अतिरिक्त जो है मॉडरिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट दो जो है दल बने, गरम दल और नरम दल। अब हुआ क्या था कि इसमें जो एक्सट्रीम्स थे, जो गरम दल के नेता थे, वो उनके लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। किनके लिए, ब्रिटिश राज सरकार के लिए, उनके लिए चिंता का विषय था। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के दिमाग में ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये खटकते थे। वो क्यों खटकते थे, फिर मैंने आपको एक बात बताई कि कहीं उनके दिमाग में, जहन में ये था, कहीं 1857 की जो क्रांति थी, जैसे सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना हो जाए, तो ये उनका दमन करना चाहते थे। या फिर मैं ये कहूँ कि वो उन्होंने मॉडरेट्स को अपनी तरफ मिलाया, उनकी उनकी कुछ बातें मानी, कुछ बातें स्वीकार करी। हालांकि वही बातें स्वीकार करी जो उनके हित में थी, एक्चुअली में जो जो पावर है, जो सत्ता की बागडोर है, वो तो ब्रिटिश के हाथ में ही थी। तो इस तरीके से जो मॉडरेट एक्सट्रीम्स बात करूं, इसमें द ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्ड टू मॉडरेट द राइजिंग एक्सट्रीमिट्स एलिमेंट्स विद इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट by making concessions to the more moderate leaders. This strategy was indeed intended, to create a more cooperative and less confrontational political environment. So what does it say? What does these lines say? Ki the British government aimed to moderate the rising extremist elements within the Indian independence movement by making concessions to the more moderate leaders. This strategy was intended to create a more cooperative and less confrontational political environment. Are you getting my point? तो सीधी सी बात है, इन्होंने बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल, जैसे कई बार बात होती है कि लाल बाल व पाल, तो इसमें क्या था कि बेसिकली इन नेताओं को, और भी इसमें बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल के नेता थे, इन पर वो कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने किसका सहारा लिया या किसका सपोर्ट लिया, मॉडरेट का। और मॉडरेट्स की सपोर्ट की बात मैं करूँ, तो उन्होंने कुछ उनकी बातों को माना, कुछ उनकी
जो उन्होंने दे वट एवर कंडीशन दे वुड हैव पुट इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ताकि फिर वो चीज कहूंगा कि एक्सट्रीम्स ज्यादा उग्र ना हो, इतना आई वुड से दैट इतना एजिटेटेड जैसे की बात थी दे वर वेरी मच एजिटेटेड, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो एक मतलब इम्पार्शियलिटी ना हो, पार्शियल रहे गवर्नेंस में, लेकिन ये चीजें थी नहीं। और इसलिए वो विरोध भी करते थे, जो मॉडरेट या नरम दल के नेता थे कि वो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में है। तो वो एक अलग राह चल रहे थे, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो सकती थी अगर ब्रिटिश सरकार ये एक्ट लेकर नहीं आती। और हालांकि फिर वो चीज कहूंगा, जो एक्सट्रीमिस्ट पे जो गरम दल के नेताओं पर उन्होंने कंट्रोल किया, या उनको ये लग रहा था कि अगर मैं मॉडरेट्स के साथ हम लोग मिल जाएंगे या नरम दल के नेता के साथ मिल जाएंगे, कांग्रेस के जो एक भाग था, तो हम लोग जो गरम दल के या गरम विचार दल के नेता हैं उन पर काबू पा सकेंगे। ठीक है, हालांकि दिस स्ट्रेटेजी वाज इंटेंडेड टू क्रिएट अ मोर कोऑपरेटिव एंड लेस कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है कि उनकी जो बेसिकली इंटेंशन वो यही था कि हम जो है ब्रिटिश जो सरकार है वो केवल भारतीयों के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में कुछ इस तरह के र्यूमर्स स्प्रेड करे या डिसैमिनेट करे कि जो ब्रिटिश सरकार है उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात कर लेते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मेजर कॉजेस और फैक्टर्स विच लेड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या विच लेड टू द मार्ले मिंटो एक्ट 1909, या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दिस नेम बिकॉज मेनी टाइम्स यू आर आस्क्ड द नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, the British sought to improve the administrative efficiency of the colonial government by involving more Indians in the legislative processes. They hoped to gain valuable insights and local support which could aid in better governance. तो सीधी सी बात है, अब उन्होंने जो अपनी कार्य प्रणाली थी, जो कार्य करने की उनकी स्ट्रेटेजी थी, जो आई वुड से जो पॉलिसीज थी, उसमें उन्होंने थोड़ा सा प्रशासन में थोड़ा सुधार किया। और फिर वही चीज कहूंगा, जैसे एक प्रमुख सुधारों की बात करूं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, जो उसको 15 मेंबर्स की काउंसिल मिलती थी उसको हेल्प करने के लिए, उसमें दो रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस भी रखे। इस तरीके से उन्होंने लोकल लेवल पर, यानी कि सेंट्रल और आई वुड से दैट प्रोविंशियल लेवल पर, जो विधान परिषद, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, चीजों को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। और कुछ ऐसे राइट्स दिए इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी इंडियंस पीपल को या भारतीय लोगों को, ताकि वो अपने इन्वॉल्वमेंट को ब्रिटिश प्रशासन में, ब्रिटिश प्रशासन में बढ़ा सके। सो द ब्रिटिश sought to improve the administrative efficiency of the colonial government by involving more Indians in the legislative process। वही बात है, उन्होंने, जैसे कि मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ कि कहाँ संख्या 5 या 6 थी 1861 का जो एक्ट आया था, फिर 1892 एक्ट में इसकी संख्या और बढ़ाई गई, 20 करी गई लगभग, मतलब अप टू 20 इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और अप टू 12 इन आई वुड से दैट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बट इस एक्ट के अंतर्गत संख्या और बढ़ा दी गई एंड इट वाज अराउंड 60 और 60 अबव। Sorry, I will let you know the exact figure in later on in my discussion in my lecture. So by involving more Indians in the legislative process, they hoped to gain valuable insights and local support which could aid in better governance। तो सीधी सी बात है, बच्चों मुझे बात बताइएगा, जब भी आप कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कुछ अच्छा प्रशासन करना चाहते हैं, यू नो आप चाहते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत स्ट्रांग हो, कुछ लोग फॉल्स ना हो और सब चीज सुव्यवस्थित रूप से चले, सुचारू रूप से चले, तो जब तक आप वहाँ के लोकल या लोकलिटीज के साथ लेकर नहीं चलते हो, आप कहीं भी किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करना जाते हो या चाहते हो, तो आप वहाँ के लोकल लोगों से, आम आदमी से मिलते हो नहीं मिलते हो, जहाँ पर वो लोग पहले से रह रहे हैं, उस चीज के बारे में वो ज्यादा जानकारी जानते हैं। उसके बिना आप चल ही नहीं सकते। अगर मैं एक सेम एग्जांपल और शेयर करूँ, आप इफ यू वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट को विजय करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो माउंट एवरेस्ट फतेह करो, तो जब तक आपका लोकल गोरखा से नहीं मिलते, जो आपको एवरेस्ट तक पहुंचने में मदद करेंगे, जिनको हु नोस एबीसी, हु नोस ins and outs, who knows everything about, they are familiar with the situation or circumstances or atmosphere and all, तो तब तक आप एवरेस्ट पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चों, आप लोकल लोगों को सम्मिलित करिए, इन्वॉल्व कीजिए। और यही उन्होंने रियलाइज किया, ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश रूलर्स ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि जब तक हम लोकल का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और नहीं बढ़ाएंगे, तब तक एक पहली बात तो रिलेशन नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ में। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा कि उनको, यानी कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड,
और इट माइट लीड टू सिचुएशन लाइक 1857 रिवोल्ट। तो इस तरह की उन्होंने थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाई, लोकल सपोर्ट लिया और अपने बेटर को या बेटर गवर्नेंस के लिए उस चीज को उन्होंने ध्यान में रखा। नाउ इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि जब विधान परिषदों में या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंतर्गत मेंबर्स की बात हमने करी थी, तो मैंने बताया था कि उनके नंबर्स सॉरी मेंबर्स को बढ़ाया गया और साथ में इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बूस्ट किया गया। सो एज इट सेज, the act allowed for the inclusion of non-official members in the legislative councils. This was seen as a step toward more inclusive and representative governance, even though the councils were still largely controlled by the British. देखो बात वहीं घूम फिर कर आ गई ना, कि हालांकि उन्होंने संख्या बढ़ाई या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, विधान परिषदों में भारतीयों की सहभागिता को सुनिश्चित किया, उनके नंबर्स बढ़ाए, संख्या में वृद्धि करी, बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में था। चीजें दिखाने के लिए ज्यादा हो रही थी कि फिर वो चीज कहूंगा कि इंडियंस के हाथ में, या जो वहाँ के भारत की जो जनता है उसके बीच में कहीं ना कहीं ये रहे कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। So the act allowed for the inclusion of non-official members in the legislative councils। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इंक्लूड किया गया, केवल इसलिए कि प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके, कुछ हर्डल्स ना हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और चीजें उनके फेवर में रहे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल लेकर आए थे भारत पर शासन करने के लिए। Now let's move to the next heading, which also talks about the those factors, those situations or those circumstances which led to Indian Council Act 1909। So communal representation, यहाँ पर थोड़ा एक बात ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों। मैंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि 1906 में आगा खां के तहत एक मंडल तैयार होता है, एक कमेटी तैयार होती है और वो जाके शिमला में मोंटो से मिलते हैं। और वहां पर उनसे मिलने के बाद, सॉरी मिंटो से मिलते हैं, वहां से मिलने के बाद वो एक उनके सामने कंडीशंस रखते हैं कि भारत में उनके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल हो, अलग से परंपरा हो इस तरीके की, ताकि वो अपने मतों का प्रयोग कर सकें, स्पेशली मुसलमानों के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट था और वो इस चीज को ध्यान में रखा गया, इस एक्ट के तहत आया भी। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा, it led to a very, I would say that, uh, I would say that delicate situations, which might lead to communal riots। सीधी सी बात है, वो अच्छी तरह जानते थे और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब 1857 क्रांति में तात्कालिक एक कारण रहा बहुत बड़ा कि वो जो राइफल हुआ करती थी उसमें वो जब कारतूस लोड करते थे तो पहले चर्बी को मुंह से काटना पड़ता था और उस चर्बी का प्रयोग गाय और सूअर का प्रयोग, मतलब गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसने एक ही नहीं बल्कि दोनों धर्मों को आहत किया या दोनों धर्मों को ठेस पहुंचाया। तो उन्होंने दोनों धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करने की बहुत कोशिश करी थी। और मंशा भी इनकी यही थी कि डिवाइड करो या फूट डालो और राजनीति करो, यूनाइट ना हो सके, यूनिटी ना हो उन लोगों के बीच में। तो वो सब चीजें यहाँ पर हो भी रही थी। हालांकि यहाँ पर जो हमारी हेडिंग कहती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। This move was aimed at ensuring minority representations and addressing the political concerns of the Muslim community. However, it also showed the seeds for future communal divisions by institutionalizing by institutionalizing separate communal identities in the political process. I'll go through these lines once again. Please listen to me carefully. One of the most controversial aspects of the act was the introduction of separate electorates for Muslims. This move was aimed to ensuring minority representations and addressing the political concerns of the Muslim community. However, it also showed the seeds for future communal divisions by institutionalizing separate communal identities in the political process। तो सीधी सी बात है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि किस तरीके से आगा खां के द्वारा एक यू नो एक एक बॉडी, एक एक रिप्रेजेंटेशन रहा आगा खां की तरफ से, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया शिमला जाकर, मिंटो जो वायसराय थे भारत के उस समय की, उनके लिए मुस्लिम के लिए अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स या निर्वाचन मंडल होना चाहिए। और इस एक्ट का एक अहम अहम इम्पोर्टेंट पार्ट भी है और एक मेजर कॉज भी है
या आई वुड से दैट इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर एक्ट या 1909 एक्ट केम और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, तो एक रीजन भी था कि हाँ, मुस्लिमों ने डिमांड करी थी कि भैया उनके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल हो, तो इसलिए भी एक्ट को लाना पड़ा। ठीक है। एंड दिस मूव वाज एम्ड एट ensuring माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये लगा कि वो संख्या में कम है, तो ये जो एक्ट के अंतर्गत जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात है, कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ, उनके फेवर की बात हो रही है, उनके लिए अलग से कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो बनाए जा रहे हैं इस एक्ट के द्वारा। तो दिस वाज आल्सो अ मेजर, आई वुड से, फैक्टर which led to the Indian Council Act 1909 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। Now I'll talk about the strategies political moves। तो strategies political moves की अगर बात करें, डिवाइड एंड रूल, सीधी सी बात है। The introduction of separate electorates was also a strategic move by the British of employ a divide and rule policy. By creating divisions among different communities, the British aimed to weaken the unified demand for the independence and maintain their control over India. So please listen to me carefully. What does this line say? कि the introduction of separate electorates was also a strategic move by the British to employ a divide and rule। एक बहुत बड़ी, हालांकि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट तो किया, बट उनके दिमाग में था कि हाँ, इससे तो फायदा हमारा ही होने वाला है। हम यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेलेंगे और इनके बीच में मतभेद बढ़ाएंगे, या आई वुड से दैट, जैसे हम भाईचारे बंधुता की बात करते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में या हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच में, तो ब्रिटिश को अब ये फायदा या कुछ ऐसा लगा, दे रियलाइज्ड कि हाँ, इससे तो ये डिवाइड होंगे, अलग थलग होंगे, या आपस में ही जो फूट पड़ेगी और जिसका फायदा अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार उठाएगी। सो बाय क्रिएटिंग डिविजन्स अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, द ब्रिटिश एम टू वीकन द यूनिफाइड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड मेंटेन देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। तो सीधी सी बात है, जब आपस में ही फूट हो जाएगी, जब घर में कलह हो जाएगी, जब भारत में कॉन्फ्लिक्ट्स या घर में कलह कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, तो फिर लोग अपने देश और स्वाधीनता के बारे में या आजादी के बारे में कम सोचेंगे और अपने पर्सनल या जो अपने खुद के हित है उनकी चर्चा ज्यादा करेंगे। और जैसा कि आपने देखा भी था कि जो 1857 का रिवॉल्ट था या स्वाधीनता संग्राम था पहला 1857 में, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, असफल इसलिए हुआ कि सब लोगों ने वहां पर जो भी पॉपुलर या मेजर रिनाउंड पर्सनालिटीज रही, लीडर्स रहे, उन्होंने ये सोचकर क्रांति की शुरुआत नहीं करी कि हमें स्वाधीनता या हम अपने भारत या अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कुछ पर्सनल इंटेंशन थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनका जो पुत्र है, दत्तक पुत्र, वो गद्दी को प्राप्त करे, और नाना साहब चाह रहे थे कि उनको गद्दी मिले, वो अपने पेंशन चालू हो, सॉरी। तो इस चीज के लिए वो अपने अपने पर्सनल इंटेंशंस या एक कहते हैं रीजंस या हितों के लिए लड़ रहे थे। तो ये चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने अब जाना, आने वाले जो जो भी एक्ट लेकर आए, और जो एक हवा थी, जो दिशा थी समाज की, कि यार कुछ ऐसे हमें चीज लेके आनी, कुछ ऐसी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बनानी है, स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी है, ताकि इनको आपस में उलझाए रखा जाए और ये देश के हितों की बात ना सोचकर परस्पर परस्पर अपने हितों की बात करें। So this was also major, I would say, the cause या I would say reason which led to the Council Act 1909। या आपसे कोई पूछे कि ऐसे क्या रीजन थे, ऐसे क्या कारण थे जो मार्ले मेंटो एक्ट 1909 को लेकर आया, अंग्रेजों को एक नया एक्ट के साथ आना पड़ा। तो ये कितनी अच्छी हेडिंग्स, कितनी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी बड़े सिंपल वर्ड्स में, और कंसेप्ट को क्लियर बनाया। और एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड द थिंग, द मार्ले मिंटो एक्ट ऑफ 1909 वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इंडिया। While it made some concessions to Indian political aspirations, it was also a strategic move by the British to maintain their control over the country by introducing limited reforms and exploiting communal divisions। तो सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पूरे डिस्कशन में अभी तक बताया कि जो 1909 या 1909 का जो एक्ट था, ठीक है, बेसिकली वो इसलिए लेकर आए या दे केम अप विद पर्टिकुलर एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट या पार्लियामेंट सुधार, ताकि जो गवर्नेंस है, जो ब्रिटिश सरकार की जो शासन प्रणाली है, इसमें कुछ सुधार किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश सरकार को ये लगे कि भारतीय जनता के अंदर ये फीलिंग ना आए कि उनको दे हैव बीन डिस्कार्डेड, उनको साथ में लेके चल रहे हैं, उनकी बातों को रखा जा रहा है, यू नो और उनकी बातों को स्वीकार किया जा रहा है, उनके सजेशंस को आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है, और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंतर्गत भारतीय नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ाई, यू नो उससे भी भारतीयों को
वो ये एहसास दिलाना चाहते थे, अनुभव कराना चाहते थे या ऐसी फीलिंग लाना चाहते थे समाज में कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ठीक है। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि द एक्ट 1909 वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इंडिया। ठीक है। हालांकि जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वायसराय के अंतर्गत जो शासन कर रही थी ब्रिटिश सरकार, तो पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। वायसराय जो था वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। तो चीजें तो उन्हीं के हाथ में थी, केवल हाँ थोड़ा सा अगर हम टॉपिक से हटे, दिखावे के लिए एक होता है किसी के हाथ में झुंझुना थमा देना, चॉकलेट दे देना कि हाँ आपके हित की बात कर रही है, हमारे हम कंसर्न है आपकी प्रॉब्लम से, या हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं। It was not like that at all. While it made some concessions to Indian political aspirants, it was also a strategic move by the British to maintain their control over the country by introducing limit reforms and exploiting communal divisions. सीधी सी बात है बच्चों, वो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन लाना नहीं चाहते थे जिसके जिसके या मैं कहूँ जो अगेन एक चिंगारी भड़का सके और 1857 क्रांति जैसी सिचुएशन को या उनके खिलाफ भारतीयों को खड़ा कर सके। इसलिए वो बड़ा कदम फूक फूक कर रख रहे थे, बड़े दिमाग से खेल रहे थे। भारतीय तो दिल से खेलते हैं। यू नो और जो भी एक्ट आ रहे थे उन्होंने बस इसीलिए एक्ट के साथ आए, तो केवल इसीलिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज तैयार की जा सके ताकि इंडियंस के अंदर इस तरह की फीलिंग ही ना हो कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ नहीं है। ठीक है। और किस तरीके से उन्होंने मॉडरेट्स के साथ में मॉडरेट्स को अपने तरफ मिलाया, अपने पाले में मिलाया। यू नो उनकी बातों को, कुछ बातों को जो या उनकी सलाह को या कुछ शर्तें थी उनको स्वीकार किया, केवल इसीलिए जो एक गर्म दल भी पनप रहा था भारत के अंतर्गत, भारत में ही, कांग्रेस का जो दूसरा पार्ट था गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट, उसको उसको दबाया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि टुमारो इट माइट लीड टू अ ड्रास्टिक सिचुएशन, इट माइट लीड टू अ रिवोल्ट लाइक 1857 अगेन। तो उस चीज से वो बचना चाहते थे। तो इस एक्ट में जो भी कुछ प्रोविजंस वो लेकर आए, जो भी कुछ रीजंस देखे हमने, फैक्टर्स देखे, वो इसीलिए थे ताकि जो पाले जो एक्चुअल में आप उससे कि जो कंट्रोल है, जो पावर है, जो सत्ता की बागडोर है, वो ब्रिटिश के हाथ में रहे। So this way we come to the end of the session. Yeah, I would say that come to the end of today's session, and I have gone through the entire contents in details. We have discussed about the Parliamentary Act or Parliamentary Reform, or should I say the Indian Council Act 1909 या भारतीय अधिनियम परिषद 1909। और हमने बड़े अच्छे से जाना कि क्या था, इसके कारण क्या थे, और स्पेशली इन इस लेक्चर में हमने रीजंस को देखा कि क्यों आया एक्ट। जैसे हेडिंग्स मैंने आपको बताई कि व्हाई डिड पार्लियामेंट जो एक्ट केम इन इंडिया। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर हेडिंग, और हमने जाना कि हाँ ये रीजंस थे, ये फैक्टर्स थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को एक नए एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट को लेकर आना पड़ा। जैसे पहले दे केम विद 1858, दे केम विद 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, देन अगेन दे केम विद Indian Council Act 1892. Then again they came with a new act which was sorry 1909, yeah, Parliament Act 1909. So I hope you would have enjoyed the entire session, and it would have been very much, I would say, valuable for you people. And in my next session, I'll be discussing the rest of the part of this particular, I would say, act, which is Indian Council Act 1909. I will discuss with you the special characteristics, features, what the characteristics of Indian Council Acts in my next lecture. So I would like to say that thank you very much for being valuable part of today's sessions, and see you again in my next lecture. And thank you very much. Have a nice day. Please take care of yourself. Till then, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।